गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अजय पाल यादव, व्याख्याता इतिहास। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले पार्ट 5 में हमने मंत्रिपरिषद के गठन, उसकी कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ा था। हम अध्याय 7 राज्य सरकार पढ़ रहे हैं। आज इसका पार्ट नंबर 6 है और ये अंतिम पार्ट है उच्च न्यायालय से संबंधित। तो यदि अभी तक आपने इस अध्याय को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको पढ़ सकते हैं। और आज इस अध्याय का अंतिम पार्ट है पार्ट नंबर 6 उच्च न्यायालय। तो आज हम उच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे। उच्च न्यायालय संविधान के भाग 6 में, देखिए उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? संविधान के भाग 6 में। कौन सा भाग है? भारतीय संविधान का भाग 6। याद रखना, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231, अनुच्छेद 214 से 231 भाग कौन सा? 6। भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 में उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी मिलती है। उच्च न्यायालय के गठन, उसकी स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी मिलती है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसके सर्वोच्च स्तर पर कौन है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ पे स्थित है? उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। तो सबसे सर्वोच्च स्तर पर कौन है? उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के पश्चात, उच्चतम न्यायालय के पश्चात न्यायपालिका में उच्च न्यायालय का स्थान आता है, हाई कोर्ट का स्थान आता है। राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था, देखिए राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था उच्च न्यायालय होती है। तो राज्य स्तर की सर्वोच्च न्यायिक संस्था उच्च न्यायालय है और न्यायपालिका में सर्वोच्च स्थान पर उच्चतम न्यायालय है, जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 में हमें मिलती है। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय, देखिए उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216, उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। तो उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार होगा? किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 216 में। किस किस से मिलकर होगा? मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर उच्च न्यायालय का गठन होगा। अनुच्छेद 214 के अनुसार, देखिए अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। ये कब किस में कहा गया है? अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायालय हो सकता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायालय हो सकता है। भारत में सर्वप्रथम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित किया गया। कलकत्ता को वर्तमान में कोलकाता के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे को मुंबई के नाम से और मद्रास को चेन्नई के नाम से। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो सबसे पहले भारत में उच्च न्यायालय खोला गया। कब खोला गया? 1862 में स्थापित किया गया। कहाँ कहाँ पे किया गया? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। वर्तमान में देखिए, अब वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 25।
और 25वां उच्च न्यायालय, 25वां उच्च न्यायालय अमरावती आंध्र प्रदेश में है और इसकी स्थापना 2019 में की गई। तो 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती है। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था। उसके बाद जो हैदराबाद हाईकोर्ट था वो तेलंगाना के अधीन हो गया, लेकिन आंध्र प्रदेश का कौन सा? अमरावती। तो सबसे पहले भारत में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। याद रखना, 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। उच्च न्यायालय का प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214। लेकिन 2 या 2 से अधिक के लिए भी एक न्यायालय हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये प्रावधान किया गया। उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 के अनुसार, अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। तो उच्च न्यायालय किन किन से मिलकर बनेगा? मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से। और उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर। न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 का उप अनुच्छेद 1, देखिए अनुच्छेद 217 का उप अनुच्छेद 1 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम व राज्यपाल के परामर्श से करता है। राष्ट्रपति कैसे करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम में 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश। वह राज्यपाल जिस राज्य के लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है उसके राज्यपाल से परामर्श करके राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये तो हो गई उच्च न्यायालय के किसकी नियुक्ति? मुख्य न्यायाधीश की। अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से करता है। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की योग्यताएं। अब इन न्यायाधीशों की क्या क्या योग्यताएं हैं ये हम अनुच्छेद 217(2), देखिए अनुच्छेद 217(2) के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली, वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। वह भारत का जो भी न्यायाधीश बन रहा है उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का, वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद धारण कर चुका हो, न्याय के पद पर रहा हो। कितने वर्ष? कम से कम कितने वर्ष? 10 वर्ष। उच्च न्यायालय का, देखना, उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। या तो 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो या 10 वर्ष तक क्या रहा हो?
अधिवक्ता रहा हो, ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं होती हैं। तो वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष न्यायिक पद धारण कर चुका हो उच्च न्यायालय का, या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। कार्यकाल, अनुच्छेद 217 के उप अनुच्छेद 1 के अंतर्गत न्यायाधीश के कार्यकाल संबंधी प्रावधान है कि वह 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है, 62 वर्ष। कितने वर्ष तक पद धारण करेगा, कौन सा न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, कितने वर्ष तक, 62 वर्ष तक पद धारण करेगा। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देगा, याद रखना, न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और उसे हटाया कैसे जाएगा, संसद के दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव, यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश द्वारा शपथ, अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। तो न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है, उस राज्य का राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। न्यायाधीशों का स्थानांतरण, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद स्थानांतरण कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। और ये स्थानांतरण के बारे में अनुच्छेद 222, शपथ अनुच्छेद 219, न्यायाधीशों के द्वारा शपथ अनुच्छेद 219, स्थानांतरण अनुच्छेद 222। न्यायाधीशों के वेतन, अनुच्छेद 221 के अनुसार, देखिए अनुच्छेद 221 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, यह अनुच्छेद 221 में, कि न्यायाधीशों के वेतन कौन निश्चित करेगी, संसद कानून के द्वारा, विधि के द्वारा निश्चित करेगी। सन 2018 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 90,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए प्रति माह और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 80,000 से बढ़ाकर 2,28,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2.5 लाख रुपए और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है, 2,28,000 रुपये। ये कब किया गया, 2018 में। इससे पहले कितना था, मुख्य न्यायाधीश का 90,000 और अन्य न्यायाधीशों का 80,000 था। न्यायाधीशों को निःशुल्क आवास, चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो ये सुविधाएं भी न्यायाधीशों को प्रदान की जाती है। और न्यायाधीशों का वेतन अनुच्छेद 221 किसके द्वारा निश्चित किया जाएगा, संसद के द्वारा। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रताएं, अब देखिए क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय की क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं।
उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं। निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं। नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया। पहली स्वतंत्रता क्या है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर, राज्यपाल से परामर्श लेकर कॉलेजियम व्यवस्था के तहत की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है 62 वर्ष तक। उसको हटाने की प्रक्रिया भी विशेष होती है। 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। दोनों सदनों के राष्ट्रपति के आदेश से संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त चर्चा नहीं की जा सकती। या तो उसको हटाया जाएगा तो महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जाएगा। इसके अलावा न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद, जब वो वहाँ से रिटायर हो जाता है, अवकाश ग्रहण करने के बाद उन न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा, अर्थात अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा जहाँ पर वह स्थायी न्यायाधीश रह चुका है। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यह भी उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता है। तो उच्च न्यायालय की ये निम्न प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं। उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र। अब उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र क्या क्या है? उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र एवं शक्तियों का वर्णन इस प्रकार है। देखिए, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की ऐसे क्षेत्राधिकार ऐसे मामले जिनकी सीधी सुनवाई उच्च न्यायालय में ही की जाती है, तो वो मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाते हैं। याचिका अधिकारिता, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय, प्रशासन संबंधी शक्तियाँ और न्यायिक पुनरावलोकन, ये कार्य और शक्तियाँ हैं किसकी? उच्च न्यायालय की। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, रिट अधिकारिता, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय, प्रशासन संबंधी शक्तियाँ और न्यायिक पुनरावलोकन। आइए अब एक एक के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। मूल क्षेत्राधिकार, इसका तात्पर्य, मतलब मूल क्षेत्राधिकार का तात्पर्य प्रथमतः उच्च न्यायालय द्वारा वादों की सुनवाई करना, यह क्षेत्र है। किस ऐसे मामले जिनकी सीधी सुनवाई उच्च न्यायालय में ही की जाती है, वो मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित मामले कहलाते हैं। जैसे संसद एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद। किसी संसद सदस्य का या राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद है तो उसकी सीधी सुनवाई कहाँ की जाएगी? उच्च न्यायालय में। और ये उच्च न्यायालय का क्या है? मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद। राजस्व से एकत्रीकरण संबंधी, राजस्व को एकत्रित करने से संबंधित कोई विवाद है तो उसकी भी सीधी सुनवाई कहाँ पे होती है? उच्च न्यायालय में। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार जो संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वसीयत, कोई व्यक्ति अपनी वसीयत लिख देता है। विवाह विधि, कंपनी विवाह की विधि और कंपनी कानून तथा विवाह विच्छेद आदि के मुकदमों की भी सीधी सुनवाई कहाँ पे की जा सकती है? उच्च न्यायालय में की जा सकती है। संविधान की व्याख्या से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामले, कि संविधान की व्याख्या से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामलों की भी सुनवाई कहाँ पे की जाएगी? उच्च न्यायालय में। तो ये क्या है? उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या
मूल क्षेत्राधिकार। याचिका अधिकारिता, देखिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका रिट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की याचिका रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। अनुच्छेद कौन से में? 226 में। यहाँ पे याद रखना, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 और उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोई भी व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे के अंदर उसको न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और उसको गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। परमादेश, आदेश देना, प्रतिषेध, रोकना, उत्प्रेक्षण, स्थानांतरित करवाना और अधिकार परीक्षा पूछना, इन सभी रिटों के बारे में और विस्तृत रूप से जो हमने केंद्र सरकार अध्याय 6 का वीडियो बनाया था उसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा भी ये रिट जारी की जा सकती है और उसमें और विस्तार से बताया गया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। कितने प्रकार की रिट जारी करता है उच्च न्यायालय? 5 प्रकार की। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है उच्च न्यायालय। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226। याद रखना, अनुच्छेद 226। जहां सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारों के लिए याचिका जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों के लिए भी याचिका रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पे याद रखना कि उच्चतम न्यायालय तो अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही, लेकिन उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों के लिए भी याचिका जारी कर सकता है। कितनी याचिकाएं? 5 तरह की याचिका, 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं? सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, आयकर, पेटेंट, डिजाइन, उत्तराधिकारी आदि मामलों में जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। कौन कौन से मामले हैं? आयकर से संबंधित, कोई पेटेंट किसी ने करवाया तो उससे संबंधित, डिजाइन से संबंधित, उत्तराधिकारी, इन सभी मामलों में जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो पहला कौन सा है? सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार। दूसरा है आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। जब अपराधी को सेशन न्यायालय ने 4 वर्ष के लिए कारावास दंड दिया है या मृत्युदंड दिया है तो उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है। यहाँ पे कंडीशन है या तो कम से कम 4 वर्ष की सज़ा दी हो, कारावास दिया हो, या फिर मृत्युदंड दिया हो, तो इन दोनों ही कंडीशन में अपील की जा सकती है। कहाँ पे? उच्च न्यायालय में। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो 3 भागों में बांटा गया है सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार और संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। उसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। तो अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 215। उच्च न्यायालय क्या होगा? अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्रदान की गई है और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को। तो अनुच्छेद 215 के अंतर्गत
प्रत्येक उच्च न्यायालय क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। और उसको यदि कोर्ट की कोई अवमानना करता है तो दंड देने की शक्ति भी प्रदान की गई है। उच्च न्यायालय के निर्णय जो भी वो निर्णय देता है रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे और वह अधीनस्थ न्यायालय के लिए कानून की तरह कार्य करेंगे। तो उच्च न्यायालय के सभी निर्णय रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और अधीनस्थ न्यायालय के लिए ये निर्णय कानून की तरह कार्य करते हैं, कानून की तरह कार्य करते हैं। तो उच्च न्यायालय क्या होगा, अभिलेख न्यायालय। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 215 में। प्रशासन संबंधी अधिकार। अब उच्च न्यायालय को प्रशासन संबंधी अधिकार भी हैं। वो क्या क्या हैं, उच्च न्यायालय के प्रशासन संबंधी अधिकार इस प्रकार हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीन किसी न्यायालय के पत्रों निर्णयों को मंगवा सकता है और उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। उच्च न्यायालय के अधीन जो भी न्यायालय हैं उनसे वह पत्र और निर्णय को मंगवा सकता है और उसकी जांच भी कर सकता है। उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ध्यान रखे कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है तथा अपने कर्तव्यों का निश्चित विधि के अनुसार ही पालन कर रहा है। यह भी दायित्व है, कर्तव्य है किसका, उच्च न्यायालय का। वह किसी भी बात को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में विचार निर्णय के लिए भेज सकता है। यह भी उच्च न्यायालय का प्रशासन संबंधी अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, उच्च न्यायालय केंद्र व राज्य विधायिका कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। यदि राज्य विधायिका या कार्यपालिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो गैर संवैधानिक है तो उस कानून को उच्च न्यायालय उसके कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है। ये शक्ति क्या कहलाती है, न्यायिक पुनरावलोकन। राज्य में विधानमंडल, कार्यपालिका व राज्य न्यायपालिका को राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। राज्य सरकार क्या है, राज्य में विधानमंडल मतलब कार्यपालिका और राज्य न्यायपालिका राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। तो ये उच्च न्यायालय की कहते हैं अधिकार और शक्तियाँ, अधिकार और शक्तियाँ। धन्यवाद। अध्याय समाप्त। तो ये हमारा आज जो पार्ट था, पार्ट नंबर 6 था और उसमें हमने उच्च न्यायालय के गठन, उसके अधिकार, उसकी शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय 6 समाप्त होता है। 5 पार्ट में पहले थे और ये 6ठा पार्ट था। यदि आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके और वो भी देख सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये अध्याय भी इम्पोर्टेंट है तो आप उन पार्टों को भी देख सकते हैं और पूरे अध्याय का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये अध्याय नंबर 7 राज्य सरकार आज समाप्त होता है और आप लगातार अपनी अध्ययन जारी रखना, पढ़ाई जारी रखना क्योंकि एग्ज़ाम की डेट निश्चित हो चुकी है। और यदि आपको इस लेसन से संबंधित कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसकी समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सभी विद्यार्थियों तक वीडियो को शेयर करना। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।